हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अभी जो ये वाला जो सेशन है हमारा जो टॉपिक है वो है DICGC। तो DICGC के बारे में खूब सारे मैटर्स आपने पढ़े हैं, सुने हैं, न्यूज में काफी कुछ रहता है। तो उसी DICGC के बारे में हम जानने वाले हैं आज के इस सेशन में। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ सही है? तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, ये वाला जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हमें किसकी बात करनी है? DICGC। तो जब हमने शुरू में क्लासेस पढ़ी थी उस समय हमारे एक मैटर पे बात हुई थी, क्या? बैंक। ठीक है, तो हमारी ये वाली बात हुई कि बेसिकली बैंक क्या है, बैंक का पर्पस क्या है, बैंक को हम क्यों इतना भरोसा करें, या बैंक के ऊपर हम इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं कि हम बैंक को अपना पैसा दे दें। तो होता क्या है कि आदमी अपने जीवन भर की सारी जो जमा पूंजी उठा के बैंक को देता है। तो ऐसा क्यों है कि बैंक पे हमें इतना भरोसा है कि बैंक उठ के भागेंगे नहीं? तो बैंक पर इतना भरोसा करने के पीछे रीजन क्या है? हमारी ये वाली बात भी हुई थी कि बैंक का सीधा सा मीनिंग क्या होता है? बैंक इज ट्रस्ट, बैंक भरोसा है। और वो भरोसा किस चीज का है? भरोसा इस बात का है कि आपने जो भी पैसा बैंक को डिपॉजिट रखा है, जितना भी पैसा आपका बैंक के पास है, वो बैंक उस पर आपको इंश्योरेंस दे रहा है और अश्योरेंस भी दे रहा है। अश्योरेंस किस बात का दे रहा है? अश्योरेंस बात का है कि आपका पैसा हमेशा सिक्योर्ड है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उसमें से कितना पैसा सिक्योर्ड है? अगर पैसा सिक्योर्ड है, बैंक अगर इंसॉल्वेंट होता है, बैंक डूब जाता है, बैंक भाग जाता है, तो फिर क्या किया जा सकता है? आपने अपने किसी नोन के पास पैसे डिपॉजिट किए या आपने अपने किसी नोन को पैसे दिए, हो सकता है वो आपको पैसे वापस नहीं करे। आपके पास केवल एक ही तरीका है लीगल जाने का। यानी आप क्या कर सकते हो कि आपने उसको मान लीजिए कोई चेक दिया हो, या आपने जो पेमेंट है वो मान लीजिए किसी ऑनलाइन मोड से किया हो, तो आपके पास कोई सबूत होगा। लेकिन आपने अगर कैश में उसको पैसा दिया तो आपके पास कोई सबूत नहीं है। उसकी मर्जी है वो आपको पैसा दे, उसकी मर्जी है वो पैसा नहीं दे। लेकिन हमने जो पैसा बैंक को दिया है वो क्लियर स्टेटमेंट होते हैं उसके। बैंक के पास उसका स्टेटमेंट है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया, बदले में रिसीविंग स्लिप वो आपको दे रहा है, या बदले में वो आपको मैसेज आपको दे रहा है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया, ये आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिटेड है। तो बेसिकली इन सारी चीजों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के सामने आ रही थी आजादी के बाद से ही, क्योंकि बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, कैपिटल क्रिएशन की बात चल रही थी, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने की बात चल रही थी। 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके पहले RBI का हो चुका था और ये SBI का हो चुका था। ठीक है, तो RBI और SBI जब दोनों का नेशनलाइजेशन हुआ, और उस समय इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स थी, तो इन प्राइवेट बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए RBI तो बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि बहुत सारे बैंक्स लगातार डूब रहे थे। तो ये जो डूबते हुए बैंक्स थे, इनके ऊपर भरोसा फिर जनता क्यों करे? जनता अपना पैसा रखना तो चाहती है बैंक्स में, लेकिन वो क्यों नहीं रख पा रही? क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। तो इसी भरोसे को बनाने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट। और ये जो एक्ट है ये लाया गया था कब? 1961 में। तो इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसका नाम क्या था? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, वही DICGC एक्ट। तो DICGC एक्ट कौन से ईयर में आया? इन द ईयर 1961। तो 1961 में DICGC एक्ट आया। ठीक है, और इस एक्ट से फिर बहुत बाद में जाके, एक्ट तो आ गया था बहुत पहले ही, लेकिन ये जो है DICGC नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बना? 15 जुलाई 1978 को। तो फिर बहुत बाद में जाकर के जुलाई 15, 1978 को बना DICGC। ठीक है,
तो 1961 में इसका एक्ट बना, DICGC एक्ट 1961, इंडियन पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सालों बाद इस कॉर्पोरेशन को फॉर्मुलेशन में लेके आया। तो फाइनली जुलाई 15, 1978 को बन गया क्या, ये DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसका ओनर कौन है, यानी DICGC बन तो गया, लेकिन इसका ओनर बेसिकली कौन है, ये किसके अंडर में काम करेगा। तो फिर इसका ओनर बनाया किसको, RBI को। तो DICGC का ओनर कौन है, ये RBI है। तो बेसिकली DICGC हमेशा पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि DICGC RBI की एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो व्हाट इज DICGC? DICGC इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ RBI। तो इट इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ RBI, या हिंदी में इसको बोलते हैं अनुषंगी कंपनी। तो क्या है ये एक सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, कब बनी, 15 जुलाई 1978 को। ओनर कौन रहा है इसका, ओनर हो गया इसका RBI। अब RBI इसका ओनर है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि DICGC अपने मैटर्स के लिए जो अपॉइंटमेंट इसका होता है वो बेसिकली RBI के डेप्यूटी गवर्नर्स ही होते हैं। तो RBI के एक डेप्यूटी गवर्नर्स को इस DICGC का बनाया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अगला पॉइंट है इसके CEO। तो इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिलहाल जो इसके CEO हैं वो हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो उसके CEO जो हैं वो अभी RBI के क्या हैं, वो डेप्यूटी गवर्नर हैं, और उनका नाम है क्या, माइकल देबराता पात्रा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि इसका ओनर कौन है, इसका ओनर होता है हमेशा RBI। तो RBI के ही एक डिप्टी गवर्नर को इसका इंचार्ज बनाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस तरह से RBI के एक डिप्टी गवर्नर को क्या बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DICGC। ठीक है, और अभी फिलहाल कौन है, RBI के डिप्टी गवर्नर हमने पढ़े हैं। तो वो जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं उनमें से एक ये MD पात्रा भी थे, तो MD पात्रा बने इसके CEO। ठीक है, फिर हम आते हैं ये, तो बेसिकली DICGC है क्या। तो जैसा आपको इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको इसमें कि DICGC एक अम्ब्रेला है। ठीक है, और ये जो है पिग्स, ये पिग्स बेसिकली क्या होता है, ये सेविंग्स का एक सिंबल है। तो आपकी सेविंग्स को बचाने वाला कौन है, आपकी सेविंग्स को बचाने वाला है DICGC। तो ये जो हमारा टॉपिक है DICGC, वो शायद है क्या, ये इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। यानी आपकी सेविंग्स को सिक्योरिटी देने वाला, आपके सेविंग्स पे गारंटी देने वाला, आपके सेविंग्स पे इंश्योरेंस देने वाला, ये सब कौन है, ये DICGC है। कब बना, 1978 में। ओनर कौन है इसका, ओनर है इसका ये RBI। हेडक्वार्टर कहां है इसका, DICGC का हेडक्वार्टर वही है जहां पर RBI का है। कौन सा, मुंबई। तो वहीं मुंबई में हेडक्वार्टर है किसका, DICGC का। ठीक है, नेक्स्ट, तो DICGC बेसिकली क्या करता है, तो DICGC के जो फंक्शंस हैं हम उनकी बात करें तो DICGC आपका इंश्योरेंस कवर करता है। ठीक है, तो DICGC आपके पैसे का, आपके सेविंग्स पे इंश्योरेंस कवर करता है, और वो इंश्योरेंस कितना है, 5 लाख रुपीस। आपका जितने भी अकाउंट्स हैं, यानी मान लीजिए जैसे यस बैंक का डूबने की खबर आई थी, तो यस बैंक अगर इंसॉल्वेंट होता तो DICGC उनके सारे अकाउंट होल्डर्स को पैसा देता। तो बेसिकली यस बैंक के अगर आपके अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग सिटीज में या एक ही सिटीज की अलग अलग ब्रांच में कितने भी पैसे डिपॉजिट हों, जितने पैसे, अगर वो पैसे 5 लाख से कम है, जैसे मान लीजिए आपके अलग अलग अकाउंट्स में टोटल 3 लाख रुपए जमा है,
तो फिर आपको 3 लाख रुपए देगा। दूसरी कंडीशन, आपके अलग अलग अकाउंट्स में टोटल 20 लाख रुपए जमा है तो वो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए देगा। ठीक है, तो पिछले साल का जो बजट था फरवरी 2020 का, तो लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें इनको अमाउंट को इंक्रीज करके कर दिया। इंश्योरेंस अमाउंट कितना, 5 लाख रुपए। उसके पहले हुआ करता था 1 लाख रुपए। तो 2020 से पहले जो इसका इंश्योरेंस अमाउंट था, जो कवर्ड अमाउंट था, वो कितना था, 1 लाख रुपए। यानी कि आपके अकाउंट में कितना भी पैसा जमा हो, DICGC केवल आपको 1 लाख रुपए दिया करता था। लेकिन पिछले साल के बजट से ये अमाउंट बढ़ाई कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए। यानी आपके सेविंग्स पे टोटल 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कौन दे रहा है, DICGC दे रहा है। ठीक है, इसके पहले लिमिट कितनी थी, ये 2020 से पहले लिमिट थी कितनी, 1 लाख रुपीस। अब कितनी हो गई, ये 5 लाख रुपीस। और ये किसमें आया, ये सेंटर गवर्नमेंट के बजट में अनाउंसमेंट किया गया था। जो बजट कब आया था, 1 फरवरी 2020 को। तो लास्ट ईयर 1 फरवरी 2020 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया था, उस बजट में अनाउंसमेंट किया गया था किसका, इस इंश्योरेंस अमाउंट को इंक्रीज करने का। और गवर्नमेंट ने फिर अपना वो प्रॉमिस पूरा करते हुए क्या किया कि वो जो अमाउंट था उसको 1 लाख से बढ़ाई कितना कर दिया, 5 लाख रुपए कर दिया। फिर अगला पॉइंट, तो DICGC करता क्या है, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ DICGC। तो DICGC के जो काम है हम उस पर बात करें। पहला फंक्शन है इसका, द DICGC इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट्स। तो जितने भी डिपॉजिट्स हैं आपके पास, जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनमें से किस किस डिपॉजिट को वो इंश्योरेंस कवर देता है। और वो डिपॉजिट कौन कौन से हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, करंट अमाउंट, यानी करंट अकाउंट आपका होगा उसको, फिक्स्ड अमाउंट होगा, अकाउंट होगा उसको, रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपने एक FD बनाई है। जैसे आपने मान लीजिए FD बनाई है 5 लाख रुपए की, और आप हर महीने उसमें पैसा डिपॉजिट करते हो। तो जिस दिन वो 5 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे उस दिन आपका फिक्स जो डिपॉजिट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये रिकरिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हर महीने है तो वो FD, लेकिन वो कब क्लोज होगा, जब वो FD का जो कवर है वो पूरा हो जाएगा। तो रिकरिंग अकाउंट में भी आप हर महीने पैसा डिपॉजिट करते हो, तो रिकरिंग अकाउंट भी इसमें इंश्योर्ड है। ठीक है, तो सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रिकरिंग, ये सारे के सारे अकाउंट इसमें इंश्योर्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद है डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। तो अगर विदेशी सरकारें हैं, उन्होंने अगर हमारे बैंक्स में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है तो वो भी इंश्योर्ड है। तीसरा, डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स इंटर बैंक डिपॉजिट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो डिपॉजिट्स हैं इन बैंक्स में, वो भी 5 लाख रुपए तक जो है सारे के सारे वो इंश्योर्ड हैं। फिर तो इसमें से ये जो 3 हैं, ठीक है, ये सारे के सारे तो उसमें इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन इसके नीचे वाले जो हैं वो इंश्योर्ड नहीं है। तो ये जो 3 हैं ये तो हैं इंश्योर्ड, और ये वाले हैं नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें इंश्योर्ड नहीं है। इंश्योर्ड एक तो स्टेट डेवलपमेंट बैंक, यानी भूमि विकास बैंक। तो स्टेट्स में जितने भी भूमि विकास बैंक या स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनके साथ अगर जो कोऑपरेटिव बैंक के होते हैं, ये आप जानते हो कि कोऑपरेटिव बैंक्स के 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, 3 तरह के लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो अकाउंट्स हैं वो तो इसमें इंश्योर्ड हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म अकाउंट हैं, जो बेसिकली लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, भूमि विकास बैंक होते हैं, वो इसमें इंश्योर्ड नहीं है। ठीक है, फिर इसमें एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो वो भारत से बाहर अगर गया है, यानी कि आपने यहां की किसी ब्रांच से बाहर की किसी ब्रांच को पैसा भेजा और वो वहां जाके डिपॉजिट हुआ है, तो वो भी इसके अंदर इंश्योर्ड नहीं होता। एनी अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय द कॉर्पोरेशन विद द प्रीवियस अप्रूवल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल नहीं दिया और कोई
अमाउंट जो है वो दूसरे अकाउंट में गया है, तो बिना अप्रूवल वाला जो अमाउंट है वो भी इसमें कभी भी सेटल नहीं होगा या वो इंश्योर्ड नहीं होगा। तो बेसिकली कौन कौन से इंश्योर्ड हुए, केवल कमर्शियल बैंक्स के या आरआरबीज के या प्राइवेट बैंक्स के, ये सभी अकाउंट इसमें जो है वो इंश्योर्ड है, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक अकाउंट इसमें इंश्योर्ड नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये इंश्योर्ड बैंक्स, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे के सारे इसमें इंश्योर्ड हैं। केवल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, यानी भूमि विकास बैंक, ये इकलौता है इनमें जो कि इंश्योर्ड नहीं है। ठीक है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसमें इंश्योर्ड नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इंश्योर्ड इसमें होते हैं। अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बाकी जितने भी बैंक्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो इसमें सारे इंश्योर्ड हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि किस किस को कवर नहीं कर रहा, अभी हम जो बात कर रहे थे वो। अब डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने बैंक्स के अलावा कहीं पर पैसा डिपॉजिट किया हुआ है तो वो इसमें कवर नहीं है। डिपॉजिट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकारों ने कहीं पर पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, वो भी इसमें कवर नहीं है। स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, अभी जो हम जो बात कर रहे थे, डिपॉजिटिंग विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो भी इसमें डिपॉजिट नहीं है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स, दो बैंक जो हैं वो आपस में कोई डिपॉजिट कर रहे हो, वो इसमें शामिल नहीं है। फंड्स दैट आर ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट्स, फंड्स दैट आर ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो कोई भी ऐसा फंड जो कि ड्यू है भारत में अभी तक, यानी फॉलोज का हुआ है लेकिन वो अभी ड्यू चल रहा है, वो और वो भारत से बाहर जाके रिसीव हुआ है तो भी वो इसमें इंश्योर्ड नहीं है। फंड्स एग्जेम्प्टेड बाय द कॉर्पोरेशन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये वो सारे हैं जो इसमें इंश्योर्ड नहीं होते। ठीक है, तो ये तो हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा बेसिकली कि ये डीआईसीजीसी किन किन बैंक्स को इसमें एग्जेम्प्ट रखता है, यानी डीआईसीजीसी किन बैंक्स को अपनी इस इंश्योरेंस वाली गारंटी में शामिल नहीं करता। तो अब डीआईसीजीसी इस इंश्योरेंस के लिए क्या करता है, तो जो पैसा डीआईसीजीसी दे रहा है वो पैसा बेसिकली कहां से आया, यानी कि जैसे ये एक क्लाइंट है ए, अब ये अकाउंट होल्डर है मान लीजिए यस बैंक में। ठीक है, तो ये जो है ए, ये यस बैंक का अकाउंट होल्डर है। तो यस बैंक ने क्या किया है, यस बैंक इंसॉल्वेंट हुआ। अगर यस बैंक इंसॉल्वेंट होता है तो उस सिचुएशन में यस बैंक के पास पैसा है ना इसका, तो यानी ए ने मान लीजिए यस बैंक के अकाउंट में टोटल 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए हुए हैं, तो इस ए का पैसा यस बैंक के पास 2 लाख रुपए, तो फिर ये पैसा जो है वो डीआईसीजीसी क्यों दे। तो बेसिकली यहां पर डीआईसीजीसी का रोल है क्या, बात में क्लियर। सीधे सी बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि जब ए अकाउंट होल्डर का पैसा यस बैंक में जमा है 2 लाख रुपए, तो उसको डीआईसीजीसी से क्या मतलब है, यानी डीआईसीजीसी आपने जो अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है, किसी क्लाइंट ने, किसी कस्टमर ने वो पैसा डिपॉजिट किया बैंक के पास, डीआईसीजीसी को उससे क्या लेन देना है। क्या ये बैंक इसका एक इंटरेस्ट अमाउंट डीआईसीजीसी से पहुंचाते हैं, नहीं, लेकिन डीआईसीजीसी, क्योंकि ये वही इंश्योरेंस का मैटर है, जैसे एलआईसी, जीआईसी, यूनाइटेड कंपनी, जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनी है, जैसे उन लोगों ने हमारा इंश्योरेंस किया, तो हमारा इंश्योरेंस करने के लिए क्या किया, उन्होंने हमसे एनुअल प्रीमियम लिया। इन बैंक्स का जो प्रीमियम है वो 6-6 महीने का होता है, यानी वो एनुअल नहीं है, वो ट्वाइस इन अ ईयर है। तो एक साल में 2 बार इन बैंक्स को प्रीमियम देना होता है। ठीक है,
तो इनको क्या करना होता है कि ये हर 6 महीने में DICGC को अपने इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हैं। और अगर कोई बैंक लगातार 3 बार यानी कि 1.5 साल तक, तो लगातार 3 किस्तों को बाउंस अगर करता है प्रीमियम की को, तो उस कंडीशन में DICGC उसको इंश्योरेंस की लिस्ट से बाहर कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ कि जिस तरह से हम क्या करते हैं कि हम इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस कवर करने के लिए, सेम उसी तरह से DICGC भी सभी इंश्योर्ड बैंक से पैसा लेता है, एक प्रीमियम लेता है, 6 महीने में एक बार लेता है। क्या बात के लिए कि उनके पास जितने भी NTDL हैं, उन सब जो डिपॉजिट्स हैं उन पर इंश्योरेंस कवर करने के लिए, ठीक है। और वो जो पैसा DICGC के पास गया, उसी पैसे से फिर ये इस पैसे को वो कवर करेगा। यानी इसका मतलब क्या कि जो जितने भी ये कमर्शियल बैंक्स हैं या RRBs हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो इसमें इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्योंकि पैसा दे रहे हैं DICGC को उस इंश्योरेंस का, तो इसीलिए DICGC की जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो इनके कस्टमर्स को अगर इंसॉल्वेंट होते हैं तो वो इनके कस्टमर्स को पैसा देगा, ठीक है। तो ये यहां पर एक सीधी सी बात है क्या कि DICGC अगर 1.5 साल तक उसको पैसा नहीं मिलेगा, प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो फिर वो उसको इंश्योर्ड लिस्ट से बाहर कर सकता है। और DICGC अगर ये देता है कि ये फलाना बैंक इस लिस्ट से बाहर हो गया क्योंकि इसने पिछले 3 जो इनकी टर्म्स हैं उससे इसने मुझे प्रीमियम नहीं दिया, तो सिचुएशन में शायद फिर कस्टमर्स या क्लाइंट्स उस पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके डिपॉजिट उस कंडीशन में सुरक्षित नहीं होंगे। तो यही रीजन इसमें होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात ये कि बेसिकली ये DICGC भी ये काम क्यों कर रहा है, यानी DICGC को इसमें बाउंड किसने किया? तो DICGC को एक तो बाउंड किसने किया? उस DICGC एक्ट ने, एक तो रीजन ये रहा। और दूसरा इसको बाउंड किया है एक और एक्ट ने जिसका नाम है FDRI, ठीक है। तो FDRI एक्ट 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने पास किया। तो इसमें जो बोला गया है वो है फाइनेंशियल डिपॉजिट्स रेजोल्यूशन एंड इंश्योरेंस एक्ट। तो फाइनेंस डिपॉजिट्स रेजोल्यूशन एंड इंश्योरेंस एक्ट कब आया? 2017 में। तो 2017 में पार्लियामेंट ने FDRI एक्ट यानी फाइनेंशियल डिपॉजिट्स रेजोल्यूशन एंड इंश्योरेंस एक्ट, ये एक्ट और बनाया। तो इसके बाद DICGC और ज्यादा बाउंड हुआ। किस बात के लिए बाउंड हुआ? कि इसको जितना जल्दी हो सके इन फाइनेंशियल मैटर को रिजॉल्व करना है। तो फाइनेंशियल मैटर को रेजोल्यूशन करने के लिए जितना जल्दी हो सके, यानी उसके क्लाइंट्स को तुरंत पैसा देने की जिम्मेदारी किसकी है? ये फिर DICGC की है। यानी जैसे ही बैंक अगर डूबता है तो सिचुएशन में 30 दिन के अंदर अंदर DICGC मजबूर है कि वो उन सारे के सारे क्लाइंट्स को पैसा देगा, ठीक है। ये आपको उसमें याद रखना है। अच्छा, एक चीज और, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि एक बैंक में ये A का पैसा है 2 लाख रुपए, ठीक है। दूसरी तरफ A और B ये जॉइंट अकाउंट होल्डर है, ठीक है। तो एक तो A है ही और दूसरा A और B 2 अकाउंट होल्डर है, यानी दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर है और इनके अकाउंट में पैसा है 4 लाख रुपीस। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि एक कंडीशन तो क्या है कि A है और दूसरा एक A का दोस्त है B, ये मान लीजिए दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो A का एक ही बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट है और उसी अकाउंट में, उसी बैंक में एक दूसरा अकाउंट है, वो जॉइंट अकाउंट है, वो A और B का है जिसमें 4 लाख रुपए डिपॉजिट है। तो इस सिचुएशन में DICGC कितना पैसा पे करेगा बताइए? यानी कि अगर ये कंडीशन हो रही है कि एक ही बैंक में
एक तो सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट है और दूसरा एक जॉइंट अकाउंट है। तो सिचुएशन में कितने जो है वो पैसा DICGC देगा बताइए। ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 4 लाख रुपीज, ऑप्शन सी 6 लाख रुपीज, ऑप्शन डी 5 लाख रुपीज। बताइए। 6 लाख रुपी, 5 लाख रुपीज और 5 लाख। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 लाख रुपीस, यानी DICGC इन दोनों को टोटल 6 लाख रुपीस देगा। इसके लिए 2 लाख देगा और इन दोनों के लिए 4 लाख रुपए देगा, क्योंकि उसने क्या मान लिया कि ए का ये अलग अकाउंट है और ये AB का अलग अकाउंट है। यानी अगर ये इस तरह से होता, यानी अगर ये कंडीशन जो होती है ना वो ये होती, यानी ए का एक अकाउंट में 2 है, ए के दूसरे अकाउंट में 4 है, तो फिर उसको कितने मिलते? 5 लाख रुपए मिलते। लेकिन क्योंकि यहां पर ए और बी दो अलग अलग हो गए, तो सिचुएशन में इन दोनों के अलग अलग पैसे उनको मिलेंगे। तो इस तरह से कितने मिलेंगे उसको? 6 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। अगर एक ही जने के चाहे कितने भी अकाउंट्स हो तो वो 5 लाख कवर होगा। लेकिन अगर वो ज्वाइंट अकाउंट में चला गया तो सिचुएशन में जो ज्वाइंट अकाउंट्स वाले हैं उनके पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं। ये यहां पर एक जानने वाली बात है। ठीक है। बाकी थैंक यू, कल मिलते हैं फिर आपसे। ये हमारा DICGC पूरा हुआ। DICGC बेसिकली वो एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके जो डिपॉजिट्स हैं उस पर इंश्योरेंस दे रहा है, उस पर गारंटी दे रहा है। तो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो फिर आपसे कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।